हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 14। आज की इस वर्कशीट में हम जारी रखेंगे हमारा हिस्ट्री यानी हमारे अतीत इतिहास का दूसरा चैप्टर। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी के तौर पर आई थी, व्यापार करने के उद्देश्य के तौर पर आई थी और धीरे धीरे वो शासक बन बैठे। आज की इस वर्कशीट में हम दो नीतियों की बात करेंगे। एक तो सर्वोच्चता की नीति थी और दूसरी थी विलय की नीति। यानी इन नीतियों से कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। एक तरीके से वो येन केन प्रकरण किसी भी तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, तो इसके लिए उन्होंने बाय हुक या बाय क्रुक कैसे भी करके जो भारत के छोटे छोटे राज्य थे उनको एक एक करके हड़पना शुरू कर दिया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आगे क्या हुआ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 14 यानी कार्यपत्रक संख्या 14 है। हमारा विषय एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम इतिहास का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज की दिनांक है 13 नवंबर 2020। सर्वोच्चता की नीति। सर्वोच्चता की नीति क्या थी और विलय की नीति क्या थी, ये हम आज की वर्कशीट में समझने वाले हैं। कि जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी 19वीं सदी की शुरुआत में अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए कैसी नीति अपनाई? आक्रामक नीति। आक्रामक नीति मतलब कि शामिल करना ही करना है, इन राज्यों को हड़पना ही हड़पना है, बाय हुक या बाय क्रुक। यानी सीधी उंगली से अगर घी ना निकले तो चाहे टेढ़ी करनी पड़े। यानी उन्होंने कई नीतियां बनाई, उसके द्वारा हड़पने की कोशिश की और अगर वहाँ काम नहीं चला तो उन्होंने सीधी लड़ाइयाँ भी लड़ी। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की एक नीति बनाई। अब सर्वोच्चता की नीति क्या थी कि इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी ये दावा करती थी कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, यानी खुद को एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट, अब हमारे देश में है ना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश की गवर्नमेंट है। तो ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि वो यहाँ पर पूरे देश के ऊपर सर्वोच्च सत्ता है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी है और ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता और वो भारतीय राज्यों से भी ऊपर है, ऐसा उन्होंने दावा किया। और अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने हित मतलब अपने फायदे के लिए, उन्होंने भारतीय रियासतों पर कब्जा करने या कब्जा करने की धमकी देना अपना अधिकार समझते थे, क्योंकि वो मानते थे कि हम सर्वोच्च हैं। और इसका कारण ये भी था, एक बड़ा कारण ये था कि भारतीय जो राज्य थे, भारतीय जो शासक थे, उनमें फूट थी, आपस में नहीं बनती थी, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते थे और ये बात अंग्रेज अच्छी तरीके से समझते थे कि ये एक नहीं है और इनको एक एक करके हराना बिल्कुल आसान है, तो इसलिए भी उनमें थोड़ा सा जोश था। दूसरा कारण ये था कि उस वक्त कोई भी भारतीय राज्य शक्तिशाली नहीं था। जो मुगल थे वो नामात्र के शासक रह गए थे, मराठा थे वो भी आपस में फूट पड़ चुकी थी, जैसा हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा, तो उनके सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। तो उन्हें यह भी पता था कि ना ही तो इनमें एकता स्थापित हो सकती, ना ही कोई ऐसा शासक या राज्य है जो उनको चुनौती दे सकता है। इसलिए वो जनरली कब्जा करना या फिर धमकी देना अपना अधिकार समझते थे कि उनको रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं है। और इसे सर्वोच्चता की नीति बोलते हैं, यानी कि वो खुद को सर्वोच्च सत्ता मानते थे और ये मानते थे कि भारतीय राज्यों को उनका आदेश मानना पड़ेगा। जैसे ये जो नीति थी, इस नीति का पुरजोर विरोध भी किया गया। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं कि कित्तूर दक्षिण भारत में जो कर्नाटक राज्य है, वहाँ पर एक छोटा सा राज्य था, उसको अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया गया। तो कित्तूर की जो रानी चेन्नम्मा है, उन्होंने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। यानी हम जहाँ पर भी ऐसी नीति अपनाएगी उसका विरोध किया गया, लेकिन क्योंकि विरोध किया गया था किसी एक राज्य के द्वारा, बाकी तमाशा देखते रहे और एक एक करके उनको फिर हराते भी गए, क्योंकि एकता नहीं थी। तो यहाँ पर कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए थे, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। 1824 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि जो आम जन थे उन्होंने भी अंग्रेजों की इस नीति का विरोध किया था। शायद हम और आप होते तो हम भी अंग्रेजों की इस नीति का विरोध करते, क्योंकि अंग्रेज हमारे देश में हमारे ऊपर
हुक्म नहीं चला सकते थे, और ये किसी किताब में नहीं लिखा था कि वो सर्वोच्च है। तो यहाँ पर आम जो लोग थे वहाँ जो कित्तूर के, तो उन्होंने भी विरोध किया। जैसे रानी चेन्नम्मा के बाद वहाँ दूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने भी जो विरोध है वो जारी रखा। उन्हें समर्थन मिला लोगों का, और उनकी सहायता से बहुत सारे ब्रिटिश शिविर और उनके दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। हालांकि आखिर में उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 1830 में फांसी पर लटका दिया। लेकिन इससे एक हमें बात पता चलती है कि सिर्फ ये विरोध प्रशासन का नहीं था, शासकों का नहीं था, बल्कि आम जनता भी नहीं चाहती थी। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि एकता का अभाव था। प्रतिरोध के ऐसे कई और उदाहरण भी अगर हम इतिहास में जाएं या फिर इतिहास को और गहराई से पढ़ें तो हमें मिलेंगे। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से भी काफ़ी डरी हुई थी। अब रूस के प्रभाव से क्यों? क्योंकि रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैल रहा था धीरे धीरे, और उन्हें ऐसा लगता था कि उत्तर पश्चिमी जो भारत है, यानी पाकिस्तान भी उस वक्त भारत का हिस्सा था, तो वहाँ भी अपना कब्जा ना जमा ले। तो एक डर उस वक्त ये भी बना हुआ था, इसलिए वो धीरे धीरे करके ये छोटे छोटे राज्य थे उनको सीधे अपने कब्जे में लेना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर इन्होंने पाला बदल लिया तो शायद मैच बराबरी का हो जाए और कहीं हार ना जाए, ऐसा उन्हें लग रहा था। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने वहाँ पर भी इसी दौरान काफ़ी ध्यान दिया। जैसे 1842 में अफ़गानिस्तान, 1843 में सिंध जो पाकिस्तान में है, 1849 में पंजाब पर शासन स्थापित कर लिया। इसका कारण यह था कि रूस से सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो ये थी सर्वोच्चता की नीति, और इसके तहत कैसे छोटे छोटे राज्यों को अपना शिकार बनाया गया, उनको हड़पा गया, और कैसे उनका विरोध हुआ। अब एक और नीति लेके आए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% रहने वाला है। विलय की नीति। विलय की नीति क्या थी और कौन लेकर के आया? अधिग्रहण की आखिरी जो लहर थी, यानी कब्जा करने की आखिरी जो लहर थी, वो 1848 से 56 के बीच में चलती है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी इस नीति को लेकर आते हैं जो थी विलय की नीति। उन्होंने एक नीति अपनाई। उनकी नीति ये थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसके कोई पुरुष वारिस नहीं है, यानी कि उसकी निसंतान मृत्यु हो जाती है या फिर उसके लड़का नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी का हिस्सा बन जाएगी। हालांकि ये अनैतिक था। ये कौन सी बात हुई? ये अगर निसंतान है या पुरुष वारिस नहीं है तो उनका हो जाएगा वो हिस्सा। तो ये नैतिक सिद्धांत बिल्कुल नहीं था। और इस सिद्धांत के तहत अगर गोद लिया जाता था, दत्तक पुत्र जिसको कहा जाता था, उसको भी वो राजा नहीं मानते थे। जैसे झांसी की रानी है, उन्होंने संघर्ष क्यों किया? उनके संघर्ष करने का यही तो कारण था कि गंगाधर राव है, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी कोई संतान नहीं होती। उन्होंने गोद लिया होता है अपना बेटा पुत्र, लेकिन उसको उन्होंने राजा मानने से इनकार कर दिया था। तो ये विलय की नीति थी, यानी कि अगर किसी भी राजा की मृत्यु हो जाती है और उसके कोई अपना पुत्र नहीं है, पुरुष वारिस नहीं है, तो उसको उस भूभाग को हड़प लेते थे। तो ये विलय की नीति थी। कौन लेके आया? लॉर्ड डलहौजी लेके आया था। और इस नीति के तहत भी कई सारे राज्यों को हड़प लिया गया था। जैसे सतारा को 1848 में, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में और झांसी को 1854 में। इसके साथ साथ विलय की नीति के तहत एक और कार्य भी किया गया। 1856 में उन्होंने अवध को भी कब्जे में ले लिया। यहाँ पे एक और बहाना बनाया गया और वो बहाना था कुशासन। कुशासन से आज़ाद करने के लिए उन्होंने कहा कि नवाब साहब है वो प्रशासन को संभाल नहीं पा रहे हैं, शासन व्यवस्था चरमरा गई है, हम आपको सुशासन देंगे, कुशासन से मुक्ति देंगे और ये हमारा कर्तव्य है क्योंकि हम आपकी सेवा में हैं। तो ऐसा आरोप लगाया और नवाब साहब को गद्दी से उतार दिया। इससे भी लोगों में गुस्सा भड़का। अवध के लोग भी 1857 की क्रांति में शामिल हो गए थे। ये जो दोनों ही नीतियां थी, सर्वोच्चता की नीति, विलय की नीति, इन्होंने लोगों में गुस्सा और भरा, नाराज़गी बढ़ी और यही एक कारण ये भी था कि 1857 की क्रांति होती है। और ये सभी राज्य जिनको हड़पा गया था इन नीतियों के तहत, उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था।
हालांकि वो क्रांति असफल रही थी। क्यों असफल रही थी? क्योंकि सब अलग अलग कारणों से लड़ रहे थे, सब एक साथ नहीं थे, एकजुट नहीं थी। शायद एकजुट होते, एक साथ होते तो हम 1947 में आज़ाद नहीं होते, उससे पहले आज़ाद हो चुके होते। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। आपको बताना है कि झांसी की रानी, जो झांसी की रानी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनके पति का नाम क्या था? ओके, आप गूगल की हेल्प ले सकते हो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में आसान से 6 क्वेश्चन दिए गए। पहला जो क्वेश्चन दिया गया कि सर्वोच्चता की नीति क्या थी और सर्वोच्चता की नीति किसके नेतृत्व में शुरू की गई थी? तो इस नीति के तहत अंग्रेजों का दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। इस नीति के तहत कई भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया और इस नीति की शुरुआत किसने की? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। यानी सर्वोच्चता की नीति ये थी कि अंग्रेज सर्वोच्च है और भारतीय राज्य उनके आदेश को मानेंगे और इसकी शुरुआत लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की थी। सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया, विलय नीति का सिद्धांत क्या था? यह सिद्धांत अनैतिक क्यों था? तो विलय नीति के तहत अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती और कोई पुरुष संतान या वारिस नहीं है तो उसका राज्य हड़प कर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था और यह सिद्धांत अनैतिक था। अनैतिक क्यों था? क्योंकि केवल इस आधार पर अंग्रेजों का राज्य पर कोई अधिकार नहीं बनता। कौन सी वो अंग्रेजों की संतान थी? नहीं थी ना, तो ये अनैतिक था। तीसरा जो प्रश्न दिया गया है कि सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारत के किस राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया गया और इसके क्या परिणाम हुए? तो सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारत के कितूर राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया गया और इसके परिणाम ये निकले कि रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। चौथा जो प्रश्न दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से क्यों डरी हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था कहीं रूस पूरे एशिया के बाद उत्तर पश्चिमी भारत पर कब्जा ना जमा ले, इसलिए वो डरी हुई थी। पांचवा जो प्रश्न दिया गया कि यदि आप कित्तूर के एक नागरिक होते तो कंपनी का विरोध क्यों करते? कि यदि मैं कित्तूर का नागरिक होता तो मैं भी अंग्रेजों का विरोध करता, क्योंकि अंग्रेज हमारे देश में हमारे ऊपर हुक्म नहीं चला सकते और वो भी गलत तौर तरीके से। छठा जो प्रश्न दिया गया ये भी आसान है कि विलय नीति और सर्वोच्चता की नीति अंग्रेजों की किस सोच को दर्शाती है? तो विलय नीति और जो सर्वोच्चता की नीति है वो अंग्रेजों की आक्रामक साम्राज्य विस्तार और शोषणवादी सोच को दर्शाती है। यानी कि वो किसी भी तरीके से बाय हुक या बाय क्रुक, सीधी उंगली से या टेढ़ी उंगली से वो भारत के ऊपर कब्जा जमाना चाहते थे और भारतीय संसाधनों को लूटना चाहते थे। तो ये थी आज की हमारी आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हो और आपकी क्लास की सभी वर्कशीट एक दिन पहले इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दी जाती है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।